अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आईसीटी के लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे अगर हम लास्ट वीडियो में हम देखें तो हमने ये नंबर सिस्टम, नंबर कन्वर्जन और वंस और टूज़ कम्प्लीमेंट की 2-3 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। ये हमने उस वीडियो में देख लिया था कि डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बिट्स और बाइट्स होते हैं कंप्यूटर में और बाइनरी सिस्टम में, ये सारा हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ से मैंने आपको किसी और बुक से पढ़ाया है तो आप वहाँ से ही कर लें। तो ये हमने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप इन एग्ज़ाम्पल्स को एक नज़र देख लें, बेशक यहाँ से आप सॉल्व कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको वहाँ से दिया था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह बेस आपकी बनाई थी और उसके बाद आप लोगों को कराया था। तो ये स्लाइड्स का आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, जिन लोगों के पास है वो उनके पास तो वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है वो सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन उठा लें और उनको वहाँ पे करें। मेथड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, वो वीडियो 3 तो उन्हीं में है। उसके बाद बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन की वीडियो आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाएगी। नहीं मिलती तो आप सिंपली यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आ जाएं और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली आईसीटी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वाले प्लेलिस्ट में चले जाना है, तो आप लोगों को क्या मिलेगी, वो वीडियो मिल जाएगी आसानी से। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, इसके ऊपर मैं अलग डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। और हेक्साडेसिमल एडिशन और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन को भी फ़िलहाल हम स्किप आउट कर देते हैं। इसी तरह इंटीजर रिप्रेजेंटेशन का आपको बताया था कि साइन वो होते हैं जिनके साथ साइन लगा होता है और अनसाइंड जो होते हैं जिनके साथ साइन नहीं होता। तो ये हम सारा कुछ उस में कर चुके थे। 1 कम्प्लीमेंट होता है और 2 कम्प्लीमेंट होता है, ये क्यों हम लेते हैं, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। इसी तरह इनके दरमियान में डिफरेंस जो है, और ये सारा कोड्स के बारे में आपको एक आस्की कोड के बारे में पता होना चाहिए। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये हमारे पास हमारा आस्की कोड आ जाता है। और उसके बाद अफेस लेंथ बाइनरी कोडिंग सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट बेस्ड डाटा फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑन मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि आस्की कोड वो होता है कि एक तो पहले ए से अमेरिकन है, सिर्फ जो अमेरिकन कोड होता है आपने इसको याद रखने के लिए ये रखना है कि ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, टेक्स्ट बेस्ड डाटा फॉर प्रोसेसिंग ऑन मैनी कंप्यूटर्स। उसके बाद यूनिकोड क्या होता है, इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट बेस्ड डाटा। दोनों में टेक्स्ट बेस्ड डाटा होता है। इन एनी रिटन लैंग्वेज वो क्या होता है, कंप्यूटर के लिए होता है। और यूनिकोड क्या होता है, एनी रिटन लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कोडिंग सिस्टम आपको ये ग्राफिक डाटा में ये है कि इमेजेस जो होती हैं वो पिक्सल्स की फॉर्म में आपके पास क्या होती हैं हमारे पास कोड होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, बिट्स होते हैं। इसी तरह जो ऑडियो होती है ये होती है टू कन्वर्ट ऑडियो एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल साउंड सेवरल थाउजेंड सैंपल ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, और ये मोमेंट्स एवरी सेकंड में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो इसमें डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर नंबर 4 में आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं। सिस्टम यूनिट आपका जो मेन केस होता है कंप्यूटर को, उसको हम कहते हैं, इसको हम अपना पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू इसको नहीं कहते, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये अंदर आपको सीपीयू की चीज़ें सिर्फ एक बार पढ़ लें कि क्या क्या होता है। मदरबोर्ड आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या होता है। एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें लगी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ अटैच होता है। बस इतना आपको मदरबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सीपीयू आपको सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ कर लेनी है, इसमें से इंपॉर्टेंट है डुअल कोर, क्वाड कोर होता है। डुअल कोर में क्या होता है, 2 प्रोसेसर लगे होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को एट अ सेम टाइम हैंडल कर रहे होते हैं। उसके बाद क्वाड कोर में 4 कोर्स होती हैं, मतलब 4 प्रोसेसर होते हैं, और वहाँ पे वो 4 डिफरेंट टास्क को 4 प्रोसेसर एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। और इसमें एक इंटेल AMD का आपस में कंपटीशन चल रहा है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं और AMD के प्रोसेसर होते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि आपको क्लॉक स्पीड पता होनी चाहिए कि 1 मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर अपनी जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करने की जो एक साइकिल होती है उसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। मेगा हर्ट्स का मतलब है 1 मिलियन हर्ट्स होते हैं, और गीगा हर्ट्स में 1 बिलियन हर्ट्स होते हैं। तो हायर क्लॉक स्पीड जितनी होगी तो मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेस होंगी। तो जितनी हायर क्लॉक स्पीड होगी, जितना ऊपर जाओगे उतना कंप्यूटर फास्ट होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आर्किटेक्चर इस सारे को छोड़ देना है। बेंच मार्क टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। बेंच मार्क टेस्ट हम क्यों करते हैं, या हम ग्राफिक कार्ड जब लेते हैं तब भी हम उन पे करते हैं, ताकि किसी चीज़ की प्रोसेसिंग स्पीड को उस पर हम बेंच मार्क टेस्ट में फुल लोड डालते हैं, 100% यूजेज उसकी लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो प्रोसेस कैसा करता है। तो ये आप लोगों को आगे मज़ीद क्लियर होगा रियल लाइफ में जब आप चीज़ें करेंगे।
उसके बाद वर्ड साइज़ वगैरह को आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कंप्यूटर में जो होते हैं साइज़ होते हैं दो होते हैं, 32 बिट्स होते हैं, 64 बिट। 32 बिट जो होता है वो लोअर टास्क के लिए होता है, लोअर एंड पीसीज, और 64 बिट जो हाई यूज़र्स होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैशे मेमोरी क्या होती है कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ फास्ट मेमोरी चिप लगी होती है। जो भी मेमोरी का आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपने ये लाजमी लिखना है कि स्पेशल फास्ट मेमोरी चिप लोकेटेड ऑन सीपीयू। ये चेंज नहीं हो सकती, सीपीयू पे परमानेंट होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मोर कैशे मेमोरी, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये कंप्यूटर में आपने हर जगह पे अपना ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ फास्टर होगी उतना कंप्यूटर हमारा फास्टर होगा। यहाँ पे रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बस स्पीड, बस वेट और बैंडविड्थ। बस वेट क्या होती है, एक दरमियान लंबा चौड़ा रास्ता होता है जिसके दरमियान से हमारा डाटा गुजरता है। इलेक्ट्रॉनिक पाथ इन ओवर विच डाटा ट्रेवल। तो उसके बाद द नंबर ऑफ़ बस वेट क्या होती है, द नंबर ऑफ़ वायर्स, मतलब कितनी वायर्स उस जगह से गुजर सकती हैं, उसको बस वेट कहते हैं। और बस वेट एंड स्पीड डिटरमाइन थ्रू आउट द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या मतलब कहते हैं कि जो स्पीड होती है, हमारे डाटा की स्पीड होती है मेगा पर सेकंड, एमबी पर सेकंड, या इतनी जीबी पर सेकंड की स्पीड से हमारी फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा आ रही है। जब बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा होती है इसका मतलब है डाटा बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र कर रहा है। मेमोरी में आपको पता होना चाहिए एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सारों को पता है रैम क्या करती है, और ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। जब बिजली चली जाए तो क्या होती है, ये देखो, कंटेंट्स ऑफ रैम लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज़ शट डाउन। तो ये आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का पता होना चाहिए। वोलेटाइल वो होती है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो डाटा ख़त्म हो जाता है, और हार्ड डिस्क हमारी नॉन वोलेटाइल है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो हमारा डाटा वहाँ ही रहता है। इसमें आपको रजिस्टर का पता होना चाहिए कि हाई स्पीड मेमोरी बिल्ट इनटू द सीपीयू यूज़ बाय सीपीयू। रजिस्टर क्या होते हैं कि जो हमारे सीपीयू होते हैं उसमें से जिस तरह हमारे पास रजिस्टर होता है तो हम उस पर चीज़ें लिख लेते हैं, तो हाई स्पीड मेमोरी चिप्स होती हैं जिन पे सीपीयू यूज़ करता है। उसके बाद आपको बसेस के बारे में ये सारा आपने एक नज़र देख लेना। पोर्ट कनेक्टर का आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर में हमारे कंप्यूटर की केसिंग के बाहर ये आप देख सकते हैं लगे होते हैं, तो इनको आपने छोड़ देना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये आपने करनी है। अर्थमेटिक फंक्शन प्लस माइनस करती है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट क्या करती है, ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको प्रोसेस करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़, का नाम ही कंट्रोल यूनिट है तो ये क्या करती है, चीज़ों को कंट्रोल। उसके बाद प्री फैच यूनिट होती है, इसका मतलब है कि जो प्री फैच यूनिट होती है इसमें हमारे पास डाटा फैच रैम में जाने से पहले वो उसको क्या करती है, फैच कर लेती है। ट्राइज टू फैच डाटा इंस्ट्रक्शन बिफोर दे आर नीडेड फ्रॉम कैशे और रैम। डिकोड यूनिट क्या करती है, डिकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको कोडेड फॉर्म में आती हैं तो उनको डिकोड करती है। और बाकी आप लोगों ने यहाँ पे सिस्टम क्लॉक वही मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और ये आपको 4 फेजेस पता होने चाहिए। सबसे पहले फैच करती है, फिर डिकोड करती है, फिर एग्जीक्यूट करती है और फिर दोबारा स्टोर करती है। तो ये आप लोगों को मशीन साइकिल पता होनी चाहिए। उसके बाद मेकिंग कंप्यूटर फास्टर में आप किस तरह कंप्यूटर फास्टर कर सकते हैं, इसको छोड़ दें। उसके बाद बेटर नाउ और इन सारों को छोड़ दें। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स में भी आप इन सारों को छोड़ दें, और ये हमारी स्लाइड ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस सारे को छोड़ देना है, और यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम की करैक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए तो इनको भी आप लोगों ने छोड़ देना है। स्टोरेज टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ये आप लोग एक चीज़ इसमें से लाजमी देख लें। इसमें मैग्नेटिक एक होती है जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर मैग्नेट में डाटा स्टोर होता है। ऑप्टिकल का मतलब है सीडी। सीडी में लेज़र के ज़रिए आप देखते हो कि आप सीडी को अगर इधर उधर रोटेट करो तो उसमें चमक होती है, तो उसमें ऑप्टिकल डिस्क के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए डाटा स्टोर होता है। और जो हमारे पास मेमोरीज USB होती है, SSD होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए डाटा स्टोर होता है। बाकी आपको ये इसको छोड़ दो डाटा रिप्रेजेंटेशन को। हार्ड ड्राइव्स के बारे में आप सबको पता ही होगा, तो इसको ख़ुद पढ़ लेना है आप लोगों ने। उसके बाद पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि एक हार्ड डिस्क आप ले आए हो 400-500 GB की, तो उसके अंदर A B C D या C ड्राइव, D ड्राइव, 4 वो जो आप बनाते हो उसको क्या करते हैं, पार्टीशन। जिस तरह एक केक होता है आप उसको 4-5 टुकड़ों में काटते हो, तो हार्ड डिस्क को भी डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करने को पार्टीशनिंग कहते हैं। इसमें 3 सिस्टम होते थे। पहले एक फैट सिस्टम होता था जो बहुत पुराने ज़माने का था, फैट 32 आजकल भी चल रहा है। और NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये बहुत लेटेस्ट फाइल सिस्टम है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आप लोगों को ये हमारे पास हार्ड डिस्क में पैरेलल एटा जो होती हैं, ये स्लोअर केबल्स होती थी, ये बहुत पुरानी है, पेंटियम 4 से भी पुरानी। इसके बाद साटा केबल्स आई हैं हमारे पास, एक IDE होती थी जो यहाँ पे मिसिंग है, तो वो है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों ने आगे आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क के। ऑप्टिकल डिस्क में किस तरह डाटा स्टोर होता है, मैंने आपको ऊपर ही वो 3 बताए हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर डाटा टिपिकली यूजिंग लेज़र बीम्स, देखा है लेज़र के ज़रिए डाटा स्टोर होता है, डिवाइडेड इनटू सेक्टर लाइक मैग्नेटिक डिस्क बट यूजेस सिंगल स्पायरल ट्रैक। तो यहाँ पे एक ट्रैक होता है, ग्रूव होती है, आपने CD में देखी होगी, तो वहाँ पे डाटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद अपने से आप लोगों ने इधर लंबी चौड़ी कहानियाँ छोड़ देनी है और आगे नीचे आ जाना ऑप्टिकल डिस्क में। तो ये पिट्स लैंड सेक्टर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक CD होती है, एक DVD होती है, एक ब्लू रे डिस्क होती है। तो इसमें ब्लू रे डिस्क है, ये सबसे लेटेस्ट है, CD ज़ाहिर बात है सबसे पुरानी थी। उसके बाद रीड ओनली डिस्क होती हैं कि जिनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनमें दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, जिस तरह हम CD से कोई फाइल डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, तो वो रीड ओनली होती है। रिकॉर्डेबल डिस्क ऐसी होती हैं कि जो खाली हमें CDs मिलती हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रीड राइटेबल कुछ CDs ऐसी होती थी जिनमें हम डिलीट करके उनको दोबारा राइट कर सकते थे। क्या पता आपने ना देखी हो, लेकिन हम लोग जब करते होते थे CDs को हम बर्न करते थे, तो कई बार ऐसी CDs री राइटेबल CD स्पेशल किस्म की होती थी, महंगी भी होती थी, और इसमें हम क्या करते थे, डाटा को USB की तरह डिलीट करके दोबारा स्टोर कर सकते थे स्पेशल सॉफ्टवेयर के ज़रिए। उसके बाद फ्लैश मेमोरी सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हो, USB, SSD और ये सब कुछ। तो इसी तरह आप लोग फ्लैश मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये आप सबको पता है ये क्या होते हैं, इनको छोड़ दो। USB डिस्क हैं, इनको भी छोड़ दो। और यहाँ पे अभी स्लाइड्स ही नहीं आगे लोड हो रही, 1 मिनट ये होती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये आपने USB फ्लैश ड्राइव्स वाला भी आपने देख लेना है। इसी तरह ये आप लोगों ने स्टोरेज देख लेनी है कि हमारे पास रिमोट स्टोरेज क्या होती है। यहाँ पे रिमोट स्टोरेज समझ लो कल आ भी सकता है। ये रिमोट स्टोरेज ऐसी स्टोरेज होती है जो कि आपके पास इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस हो, जिस तरह आपकी गूगल ड्राइव हो गई और उसके बाद वन ड्राइव हो गई। ये मैं अगर कंप्यूटर में जाऊँ तो यहाँ पर आपको एक वन ड्राइव का इधर नीचे ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारे पास, मैं इधर आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये वन ड्राइव का ये हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें साइन इन करना पड़ता है, तो हमारे पास हमारी स्टोरेज आ जाती है। इसी तरह आपके पास एक नेस्ट स्टोरेज होती है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज की। आप एक नेटवर्क के साथ अटैच है तो आपके पास एक स्टोरेज शो हो जाएगी। और स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसमें ये होता है कि सेपरेट नेटवर्क ऑफ हार्ड ड्राइव्स और अदर स्टोरेज विच अटैच टू द मेन नेटवर्क। एक मेन नेटवर्क के साथ जो हार्ड डिस्क अटैच होती है वो सारे नेटवर्क्स में शो होती है। ऑनलाइन स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज जो होती है हमारे पास, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एक्सेस भी है इंटरनेट। और रिमोट स्टोरेज में भी यही होता है कि यूजेज स्टोरेज डिवाइस नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर बीइंग यूज्ड। तो इसमें ये कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते, दोनों की दोनों। और रिमोट स्टोरेज को आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये वही मैंने आपको खोल के दिखाई भी है ये क्या होती है। स्मार्ट कार्ड को भी फ़िलहाल छोड़ दो, ये वही होते हैं कि इनमें छोटा सा डाटा होता है, जिस तरह आपका ATM कार्ड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपका CNIC हो गया, ये सारे स्मार्ट कार्ड होते हैं। तो ये इनको फ़िलहाल छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। होलोग्राफिक स्टोरेज वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को मैं कुछ सोच रहा था कि अलग से समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। होलोग्राफिक स्टोरेज में ये होता है कि एक होलोग्राम होता है, एक डब्बा सा होता है जिसमें आपको स्टोर किया जाता है। आप गूगल पे सर्च करो तो आपको एक कांच का वो मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि 3D टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और ब्लू लेज़र बीम्स यूज़ होती हैं। डाटा को 3 डायमेंशन में डाटा मारा जाता है और उसमें एक रेफरेंस बीम होती है, एक सिंगल। तो इसको फ़िलहाल रटा लगा लो। इस तरह यहाँ से स्लाइड से होलोग्राफिक स्टोरेज में आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये टॉपिक क्रिएटिव है, इसके लिए प्रॉपर कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ता है। ये आप नीचे इसकी एग्जांपल देख सकते हो। इस तरह शीशे से गुजरनी, ये एक जदीद तरीका है स्टोरेज का। तो आप इसको यही अपने जहन में रखो कि एक लेटेस्ट और जदीद तरीका है हमारे पास, हमारी जो स्टोरेज है उसका। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज और फॉर लार्ज नेटवर्क, तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। इसमें एक स्टोरेज सर्वर होता है जिसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं और उसमें वो डाटा स्टोर होता है, बस इतना पता होना चाहिए। रेड में आप लोग देख लो, ये एक आउट ऑफ द वो बॉक्स टॉपिक है, तो ये भी आ सकता है। तो इसमें ये होता है कि मेथड ऑफ स्टोरिंग डिवाइसेस ऑन 2 और मोर हार्ड ड्राइव्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ जॉब फॉर अ लार्जर ड्राइव। इसमें ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा
हार्ड डिस्क होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, डाटा को एक साथ स्टोर किया जाता है। यूजली इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था, आप CCTV वगैरह की रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं और ये सब कुछ, या आप लोग अपने डाटा की कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होती है। हेल्प टू इंक्रीज़ फॉल्ट टॉलरेंस, तो आपको ये करती है कि अगर आपका एक में फॉल्ट आ गया हार्ड डिस्क में, तो आपका डाटा दूसरी में स्टोर होगा। डिफरेंट लेवल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक डिस्क स्ट्रिपिंग है और दूसरी क्या है, डिस्क मिररिंग। इसमें रेड 0 में क्या होता है कि सेपरेट फाइल ओवर 2 और मोर हार्ड ड्राइव्स, और 1 में क्या होता है कि डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। एक ही बात है दोनों में, एक में अलग अलग सेव किया जाता है, एक ही हार्ड डिस्क में क्या किया जाता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी दूसरी हार्ड डिस्क में बना दी जाती है। अदर लेवल यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिपिंग एंड मिररिंग। बस छोड़ दो यार इनके लेवल्स को। तो ये रेड आप देख सकते हो कि एक डाटा है वो दोनों हार्ड डिस्कों में आके स्टोर हो रहा है। मैग्नेटिक टेप सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम था, इसमें यही होता है यार, एक प्लास्टिक टेप होती है, उसमें मैग्नेट के ज़रिए हमारा क्या होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। जिस तरह वो हार्ड डिस्क है, जो आपकी हार्ड डिस्क पुराने वाली SSD से पहले वाली है, तो उसमें इस तरह डाटा स्टोर। बाकी इसको छोड़ दो, आगे लेक्चर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं जल्दी। तो यहाँ पे आपने इनको भी छोड़ देना है, उसके बाद ये माइस, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। और तो यहाँ पे हमने ये हैंड रिटन रिकॉग्नाइजेशन को भी फ़िलहाल मिस कराना है, और ये भी आप छोड़ दें। उसके बाद टच स्क्रीन्स में आपको पता है कि डिस्प्ले डिवाइसेस दैट टच, अगर हम उन पे फिंगर लगा के उसको करते हैं तो टच होता है, ये आप लोगों को पता है, इसको भी स्किप करें। और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस में जॉयस्टिक वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड पे चलें, तो यहाँ पे हमारे पास स्कैनर, इन सारों को भी छोड़ देना है, स्कैनर्स इनको। और बार कोड रीडर्स बस आपने पढ़ लेना है कि बार कोड रीडर में एक इनपुट डिवाइसेस होती है, देखें इनपुट अंदर लेके जा रही होती है, मशीन रीडेबल कोड होता है, उसको ये पढ़ती है, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, इसमें से आ सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसमिट डाटा लोकेटेड इन RFID टैग्स। इसी तरह ये RFID, इसके बारे में और इसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। बाकी आप लोग इसको छोड़ दें। और ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, इनपुट डाटा फ्रॉम स्पेशल फॉर्म ऑफ स्कोर और टेली मार्क। OMR शीट्स होती हैं, तो ये आप लोग ने अगर फेडरल बोर्ड के पेपर भी दिए आपको पता होगा, तो आप लोगों ने वही लिखनी है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, बैलेट्स होते हैं। और द एबिलिटी टू कंप्यूटर रिकग्नाइज स्कैन टेक्स्ट कैरेक्टर्स कन्वर्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नॉट इमेजेस। तो आप इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं जो आपको समझ आए। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर, इसको छोड़ दें। बायोमेट्रिक रीडर जो होते हैं, आप सबको पता है कि उसमें हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, वॉइस सिग्नेचर होते हैं, फेस ID जो भी होती है। इसी तरह हमारे पास डिजिटल कैमरास होते हैं, आप सबको पता है कि क्या करते हैं, तो इसलिए इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप लोगों ने ऑडियो इनपुट देख लेनी है कि प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ऑडियो, और इसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में एक दो लफ्ज़ पढ़ लेने हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस आप सबको पता है, इनको छोड़ दें। फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ में LED और LCD और OLED, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ लेना है। बाकी अगर हम चलें डाटा एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, तो इसको छोड़ दें आप लोग। प्रिंटर्स के बारे में सबको पता है, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के दरम्यान में आपको डिफरेंस आ सकता है कि ये क्या होता है। लेज़र प्रिंटर वो होते हैं कि जिनमें इंक नहीं डलती, और इंकजेट जो होते हैं इनमें इंक डलती है। तो इसमें ये टोनर या पाउडर यूज़ होता है, ये आप देख सकते हैं पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो बाकी आप लोगों को इतनी नीचे डिटेलें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेज़र प्रिंटर इस तरह होते हैं, इनमें टोनर डलता है, पाउडर फॉर्म में इंक डलती है, उसको टोनर कहते हैं। इंकजेट प्रिंटर होते हैं, उनमें स्याही डलती है। आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो कहीं से देख लें प्रैक्टिकली, नहीं तो आपको ये समझ कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में कंफ्यूज रहेंगे। स्पेशल पर्पसेस प्रिंटर में वो होते हैं, जिस तरह आप दुकान पे जाते हो तो कैश एंड कैरीज वगैरह पे तो आपको छोटे छोटे प्रिंटर देते हैं, वही होते हैं वो। ऑडियो आउटपुट को छोड़ दो। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर नंबर 6 वाला भी ख़त्म हो गया। अभी हम लेक्चर नंबर 7 को खोल लेते हैं और जल्दी से उसको मुकाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 आ गया। लेक्चर नंबर 7 में आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम, जो आपको ऑलरेडी विंडो के साथ इंस्टॉल्ड मिले होते हैं, जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, हार्ड ड्राइव को मैनेज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम खुद इंस्टॉल करते हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह वगैरह वगैरह।
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ विद इन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है वो क्या करता है, सबसे पहले इंटरफेसिंग विद यूज़र, बूटिंग करता है कंप्यूटर को, बाकी कर्नल फाइल लोड करता है, और ये सारी चीज़ें इनमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फाइल मैनेजमेंट में होती है, सबसे पहले आप लोगों के पास एक हार्ड डिस्क होती है, ड्राइव होती है, फिर उसके अंदर फोल्डर होते हैं, उसके अंदर फाइल्स होती हैं। इसी तरह ये लेक्चर नंबर 7 की इंपॉर्टेंट है स्लाइडें, ये आपको पिछला भी आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर कर देंगी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी आपके पास, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक एट अ टाइम कंप्यूटर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि एबिलिटी टू रोटेट बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स सो दैट प्रोसेसिंग इज़ कम्प्लीटली फास्टर। तो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन द प्रोग्राम दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द थ्रेड। तो फॉर एग्जांपल ये धागे होते हैं, एक धागा इस डाटा का 1 का जा रहा है, एक 0 का जा रहा है, तो ये क्या होते हैं, अलग अलग थ्रेड्स होते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी मल्टी प्रोसेसिंग में यही होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में एट अ टाइम हम बहुत सारे कंप्यूटर से काम करवा रहे होते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ सेम टाइम, इसको भी वही कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है सीपीयू और कोर जो होते हैं वो आपस में एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये तीनों एक ही टेक्निक्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में आपको रैम और ये किस तरह आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क को रैम किस तरह बना सकते हैं, ये लोग आप बेशक यूट्यूब पे सर्च करें, आप लोगों को इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देगा वो। उसके बाद प्रोसेसिंग टेक्निक्स आपको ये इनको छोड़ देना है। यहाँ पे GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस के दरमियान में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और वो ये कमांड लाइन इंटरफेस आपका ब्लैक होता है और ग्राफिकल होता है, आपको अंदर फोल्डर वगैरह सब कुछ शो हो रहा होता है। इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर वर्सेस सर्वर वर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हम सिंगल कंप्यूटर के लिए होता है, सर्वर में बहुत सारे लोग नेटवर्क्स होते हैं, और क्लाइंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अपने आगे लोगों को नेट दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे। तो वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हम उनको अलाउ करेंगे। इसी तरह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, इनको विंडोज़ का आपको पता होना चाहिए हल्का फुल्का, मैक ओएस को सारे को छोड़ दें। और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है और उसमें iOS होता है, बस इतना पता होना चाहिए। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं जो कि हम इंस्टॉल करते हैं, अलग सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट यूजली रिलेटेड फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। यूटिलिटी स्टोर जो होता है वो हमारे घर की ज़रूरी अखराजात होती हैं उनके लिए होता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर की मेंटेनेंस रिपेयर के लिए जो हम एंटीवायरस वगैरह कुछ करते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो डायग्नोस्टिक होती हैं ये हम एरर्स वगैरह को फिक्स करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट मतलब हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो। यूटिलिटी को अनइंस्टॉल तब करते हैं जब हमें कोई मसला हो रहा हो सॉफ्टवेयर में। उसके बाद क्लीन अप वगैरह सारों को छोड़ दो, बैकअप एंड रिस्टोर, एंटीवायरस को छोड़ दो। फ्यूचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नज़र देख लो कि क्या होगा आगे। वॉइस आ जाएगी कंप्यूटर में, मोर फ्रेंडली होंगे, बड़ा अच्छा डिज़ाइन आएगा जिस तरह अभी विंडोज़ 11 को वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। तो लेक्चर नंबर 8 की तरफ जाते हैं और फिर 9 पे भी जल्दी जल्दी चले जाएंगे। तो इसमें लेक्चर नंबर 7 में जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों ने क्या काम करना है जी, अच्छा, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सूट का पता होना चाहिए इस चीज़ में कि सॉफ्टवेयर सूट क्या होती है। एक CD होती है जिसमें कलेक्शन ऑफ आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जिस तरह आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखते हो उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह मिलता है। इसी तरह एडोबी का अगर सूट देखते हो उसके अंदर एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट मिलता है आपको। तो ये आप देख सकते हो, सारा पढ़ सकते हो। बाकी आप जाओ तो ये SDLC आपके पास आ सकते हैं पेपर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर जो उसका होता है वो आप लोगों को मैं इधर आगे बताता हूँ, ये टेबल में भी है। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, एवेल्यूशन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंटल एनालिसिस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसी तरह प्लानिंग होती है उसके बाद कि अब इस पर हमने काम किस तरह करना है। जिस तरह प्रोग्राम बनाने से पहले आप प्रोग्राम की लॉजिक सोचते हो,
इसी तरह हम जब रिक्वायरमेंट को कर लेते हैं तो अगला प्रोजेक्ट क्या होता है, उस पर स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से लोग उसको यूज़ करेंगे, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, ये सब कुछ। अच्छा, ऐसा राज जो होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जितनी भी होती हैं ये आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन, इनको हम देखते देखते क्या काम करते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं उसका। और उसके बाद DDS होता है, DDS में हम कहते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये वो सारी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हम डिज़ाइन के बारे में लिखते हैं ये होगा। इसके बाद DDS के बाद डेवलपर होता है और उसके बाद कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है इस प्रोग्राम के ऊपर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये मैं बस हल्का फुल्का आपको इसके 5 स्टेप पता होने चाहिए, बाकी डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी फ़िलहाल आपके कोर्स का इतना ख़ास इसके साथ लिंक नहीं है। तो उसके बाद ये इनको छोड़ दें आप लोग। नेटिव वर्सेस हाइड्रो प्लेटफॉर्म ऐप है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको भी देख लेना है। तो इसमें क्या होता है, नेटिव ऐप इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ बीन कोडेड इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिवाइसेस। तो नेटिव ऐप वो होता है कि जो कि मतलब आपका एक ऐप है जो एंड्रॉयड के लिए बना है, तो वो क्या है, नेटिव ऐप है। इस तरह हाइब्रिड ऐप क्या होता है, जो आपका एंड्रॉयड में भी चल जाए और आईफोन में भी चल जाए या iOS में भी चल जाए, या जो आपको विंडोज़ में भी चल जाए और लिनक्स में भी चल जाए, तो वो होता है। बस सिंपल सी इसको रखो, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसमें अपनी एग्जांपल डाल सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप में आप कोई भी गेम डाल सकते हो जो दोनों में चलती हो। इसी तरह आप लोगों के बेनिफिट ऑफ क्रॉस ऐप डेवलपमेंट ये हैं आपके पास, तो इनको एक बार अपने 5 को पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर हम अपने 9 पे आ जाते हैं और देखते हैं, बस इसको मुकाते हैं काम को। कोशिश मेरी यही है कि वीडियो 20 मिनट से ऊपर ना जाए। यहाँ पे अभी हमने देखना है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन सर्विसेज को छोड़ दें, नेटवर्किंग एप्लीकेशन को भी छोड़ दें। GPS के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। और नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। तो टोपोलॉजीज़ में ये क्या है, हम डिफरेंट नेटवर्क्स के ज़रिए चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। और इसकी ये आपको 5 टाइप्स पता होनी चाहिए। आपसे नाम पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन, या किसी भी एक के बारे में आपको आ सकता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक लाइन होती है सीधी जा रही होती है, उसमें कनेक्टेड होते हैं यूज़र्स। और अगर इसमें कोई भी एक तार टूट जाए तो सारे के सारों का बेड़ा गर्क हो जाता है। प्रोज एंड कॉन्स इसके आगे लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। स्टार टोपोलॉजी को हल्का फुल्का पढ़ना है कि यूज़र आपस में स्टार में लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस में एक सीधी लाइन में थे, यहाँ पे अभी सारे आपस में कनेक्ट है। इसमें कोई एक ख़राब हो जाए तो दूसरे को मसला नहीं होता। तो हब इज़ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे ये देखो, इसमें एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए या प्रिंटर ख़राब हो, इसका मतलब है सारे नहीं होंगे, बस में सारे ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, रिंग में ये सर्कल में कनेक्ट हुए होते हैं। तो वेयर ऑल वर्क स्टेशन एंड डिवाइसेस आर कंटिन्यूस। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्विस नहीं होता। तो यहाँ पे इसका यही है कि आप लोगों को आई थिंक सो यहाँ पे भी एक दरमियान से काम करना छोड़ेगा, तो आपके पास जो बाकी अगला उसके तक इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी। एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ चल रही होती है। एक स्टेप अगर टूट जाए तो दरमियान से आपका काम ख़राब हो जाता है। इसमें नादरा की आप एग्जांपल लेते हैं, आप पहले इस काउंटर पे जाते हैं इधर इधर, अब ये काउंटर वाला ही नहीं है तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, आप उधर ही बैठे रहोगे, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह आप इसके प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हो। और प्रोज का मतलब होता है एडवांटेजेस, कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी में मतलब ये अपने साथ साथ एक लंबा नेटवर्क है, उसके आगे सब ब्रांचेज़ हैं। जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी आगे शाखें होती हैं। तो यहाँ पे दरख्त को कोई मसला नहीं होना चाहिए, अगर ये शाख पूरी नहीं काम कर रही तो ये काम करेगी, इसका कोई मसला नहीं है। जिस तरह एक दरख्त की शाख सूख जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता सारा दरख्त सूख गया। तो यहाँ पे इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और नोड्स लगते हैं, सारी मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है। मैश टोपोलॉजी ये है कि आपस में चीज़ें क्रॉस में गन मैश में इन्वॉल्व होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज ये है कि आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करती हैं, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं चलता कि उसने कौन सा डाटा। हर कंप्यूटर का अपना सीक्रेट डाटा है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 2 से डाटा शेयर करेगा तो 3 4 को नहीं पता चलेगा। तो इसमें ये खसूसियात हैं। और कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा तो बाकी कंप्यूटरों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी सारों में ही पैसों के मसले। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन सारों का मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा का, बस रिंग को मिला दो, बस स्टार को मिला दो। तो इसमें भी यही है कि इसके भी रोले ही रोले हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर आप देख सकते हो,
कि ये क्या होता है। क्लाइंट होता है, क्या होता है कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। क्लाइंट मतलब वो होता है जो आपका कंप्यूटर से चीज़ें उठा के यूज़ कर रहे हैं। एक मेन कंप्यूटर होता है। क्लाइंट आपको पता है जिस तरह गाहक होते हैं, तो दुकानदार मेन कंप्यूटर होता है और गाहक उसके क्लाइंट होते हैं। सर्वर में ये होता है कि एक सर्वर लगा होता है दरमियान में, उससे सारे लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इसी तरह पीर टू पीर नेटवर्क आर्किटेक्चर को छोड़ दो, ये टोरेंट्स होती हैं और अजीब ही है, एक नई मैथ्स है यहाँ पे, आपको नहीं समझ आएगी। उसके बाद क्लाइंट सर्वर पीर टू पीर का ये डिफरेंस आखिरी आ जाता है, इसको बस कर लो और आपका हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें पता चल गई होंगी और वीडियो क्लियर हो गई होगी, और इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।